नमस्ते। मैं प्रदीप धलेट। आज हम शब्दों में समास को पहचानना सीखेंगे। शब्दों में समास को पहचानने से पहले आइए जानते हैं समास का अर्थ और उसकी परिभाषा को। समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। समास सम प्लस आस से मिलकर बना है। सम का अर्थ है संक्षिप्त और आस का अर्थ है कथन या शब्द। इस प्रकार से समास का अर्थ हुआ संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द। आप चाहे तो इसे छोटा करना या संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं। समास की परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। अर्थात समास दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनता है। उदाहरण के लिए, जैसे पहला शब्द है कमल, दूसरा है नयन। यह दो शब्द है और जब ये दोनों शब्द समास के नियमों के आधार पर आपस में मिलेंगे तब ये दोनों शब्द मिलकर के कमल नयन बन जाएगा। पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। और जब इन दोनों शब्दों को समास के नियमों के आधार पर जोड़ा जाता है और जोड़ करके जो एक नया शब्द बनता है उस शब्द को समस्त पद कहते हैं। और जब इस समस्त पद को अलग अलग किया जाता है तब उसे समास विग्रह कहते हैं। आइए जानते हैं समास विग्रह की परिभाषा को। समस्त पद के अंगों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास शब्द है चौमासा। ये चौमासा समस्त पद है और जब हम चौमासा को अलग अलग करते हैं तब इसे समास विग्रह कहते हैं। चौमासा का समास विग्रह होगा चार मासों का समूह। अब जानते हैं समास के भेदों के बारे में। समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। नंबर 1 द्वंद्व समास। नंबर 2 बहुब्रीहि समास। नंबर 3 अव्ययी भाव समास। नंबर 4 तत्पुरुष समास। नंबर 5 कर्मधारय समास। नंबर 6 द्विगु समास। नंबर 1 है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एव लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जो द्वंद्व समास होता है इसके दोनों पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं अर्थात मुख्य होते हैं। दोनों पदों का विशेष महत्व होता है। और जब हम द्वंद्व समास का समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह अर्थात जब हम समस्त पद को अलग अलग करते हैं तो अलग अलग करने के बाद उन दोनों शब्दों के बीच में और अथवा या एव आदि शब्द जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे माता पिता। जब हम माता पिता में समास विग्रह करेंगे तो माता पिता के बीच में और शब्द जुड़ जाएगा और माता पिता का समास विग्रह होगा माता और पिता। इसी प्रकार से अगला है सुख दुख। सुख दुख में भी जब हम समास विग्रह करेंगे तो सुख दुख के बीच में और शब्द जोड़ दिया जाएगा और समास विग्रह होगा सुख और दुख। इसकी जो पहचान है वो यह है कि द्वंद्व समास के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह का यह निशान है। जो भी द्वंद्व समास होगा उस समास में योजक चिन्ह अवश्य मिलेगा। और जब हम द्वंद्व समास का समास विग्रह करते हैं तब यह योजक चिन्ह और अथवा या एव आदि में बदल जाता है। और आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, जो ये द्वंद्व समास होता है इसमें जो पूर्व पद और उत्तर पद होता है वो अधिकतर एक दूसरे का विलोम होता है। जैसे माता, माता का विलोम है पिता। सुख, सुख का विलोम है दुख। दूसरा है बहुव्रीहि समास। परिभाषा इस प्रकार से है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता
दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। परिभाषा में स्पष्ट किया गया है बहुव्रीहि समास उसी शब्द में होगा जिसका न तो पहला पद प्रधान होगा न ही दूसरा पद, अर्थात न तो पूर्व पद मुख्य होगा न ही उत्तर पद मुख्य होगा। जब पूर्व पद और उत्तर पद को मिला दिया जाएगा तब यह किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेगा, और जो समास किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे उसी में ही बहुव्रीहि समास होगा। उदाहरण के लिए शब्द है चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा चंद्र है शिखर पर जिसके, शिखर अर्थात चोटी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पे सोचिए कि किसके शिखर पर अर्थात किसके सर पर चांद है, तो हमें देखने को मिलता है कि चांद शिव के सर पर होता है। तो चंद्रशेखर किसे कहेंगे? चंद्रशेखर कहेंगे शिव को। यहाँ पर पूर्व पद है चंद्र और उत्तर पद है शेखर। चंद्रशेखर से तीसरे पद का निर्माण हुआ और जो तीसरा पद बना वह शिव बना, इसलिए यहाँ पर चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है। अगला उदाहरण है दशानन। दशानन का पहला पद है दस, दूसरा है आनन। जब हम दशानन का समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा दस है आनन जिसके। आनन होता है मुख। 10 मुख किसके थे? 10 मुख थे रावण के। तो दशानन किसे कहते हैं? दशानन कहते हैं रावण को। तो दशानन शब्द से भी तीसरे पद का निर्माण हुआ, तो दशानन में भी बहुव्रीहि समास होगा। तीसरा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा है जिस समास का पहला पद अव्ययी तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यह समास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले अव्ययी भाव समास को समझने से पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यह अव्ययी क्या है। अव्ययी का अर्थ है व्यय न होने वाला, अर्थात जो एक जैसा रहता हो, जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, वो अव्यय है। अव्यय की परिभाषा है ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास शब्द है आजकल। आजकल शब्द अव्यय है, इसमें किसी भी आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यह एक जैसा ही रहेगा। इसमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये एक जैसा ही रहेगा। अब दूसरा उदाहरण देते हैं ऐसे शब्द का जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जैसे लड़का है। यह शब्द अव्यय शब्द नहीं है, यह शब्द विकारी शब्द है। विकारी अर्थात जिसमें परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए लड़का शब्द का अगर आप बहुवचन बनाएंगे तो लड़के बन जाएगा। अगर आप इसको लिंग में बदलेंगे तो लड़का का लड़की भी बन जाएगा। इसको आप किसी भी आधार पर बदल सकते हैं, लेकिन जो आजकल शब्द है यह एक जैसा ही रहे। तो जो शब्द एक जैसे रहे, जिस पर लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो, वो शब्द अव्ययी शब्द होते हैं और इन्हीं शब्दों से ही अव्ययी भाव समास बनते हैं। अव्ययी भाव समास को 3 तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आपने सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो अव्ययी भाव समास है पूर्व पद उसका मुख्य होगा और जो उत्तर पद होगा वो गौण होगा। उत्तर पद का इतना अधिक महत्व नहीं होगा जितना पूर्व पद अर्थात पहले पद का होगा। अव्ययी भाव समास का पहला पद उपसर्ग भी होता है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास पहला शब्द है अनुरूप। अनुरूप का जब आप समास विग्रह करेंगे तो इसमें समास विग्रह होगा रूप के योग्य। अनुरूप का जो पहला पद है वो है अनु, दूसरा है रूप। जो यह पहला पद है अनु,
यह उपसर्ग भी है और अव्यय भी। दूसरा है आजन्म। आजन्म का समास विग्रह होगा जन्म से लेकर। आजन्म का पहला पद अर्थात पूर्व पद आ है और यह आ उपसर्ग है। तीसरा उदाहरण है भरपेट। भरपेट का समास विग्रह होगा पेट भरकर। इसमें पहला पद भर है, दूसरा पेट है, अर्थात पूर्व पद भर, उत्तर पद पेट, और जो ये पहला पद है यह उपसर्ग है। अब जब बात करते हैं इसके पूर्व पद प्रधान की कि इसका पहला पद मुख्य होता है। मुख्य कैसा होता है, मुख्य कैसे होता है, चलो इसको समझते हैं। भरपेट शब्द से ही स्पष्ट करेंगे। भरपेट में पूर्व पद है भर और उत्तर पद है पेट। अब यहाँ पर जब तो हम बात करेंगे पूर्व पद की, पूर्व पद है पेट, तो पेट से कुछ खास बात स्पष्ट नहीं होती है। यहाँ पर हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि पेट के बारे में क्या बात की जा रही है। और जब हम पेट में वर शब्द जोड़ देंगे तो इसके अर्थ में ही परिवर्तन हो जाएगा और शब्द बनेगा भरपेट। और भरपेट से स्पष्ट हो जाएगा कि जो पेट के बारे में बात की जा रही है वो यह की जा रही है कि जो हमारा पेट है वो भरा हुआ है, खाली नहीं है। इसलिए इसमें मुख्य शब्द भर है, पुनरुक्त शब्द। अव्ययवाह समास में पुनरुक्त शब्द भी होते हैं। पुनरुक्त शब्द से हमारा अभिप्राय है एक शब्द का दो बार प्रयुक्त होना। यदि एक शब्द दो बार दिया गया हो तो उसमें अव्ययी भाव समास, जैसे साफ साफ, यह एक शब्द है और दो बार लिखा गया है, इसका समास विग्रह होगा बिल्कुल साफ। दूसरा धीरे धीरे, धीरे धीरे भी एक शब्द है, दो बार लिखा गया है। अव्यय भाव का एक अन्य उदाहरण है, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, यह भी अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण है। यह शब्द संधि के नियमों का पालन नहीं करते हैं। ये दोनों पद एक जैसे होते हैं। जब इनका हम समास विग्रह करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए जब हम रातों रात का समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह होगा रात ही रात। इसमें एक जैसे दो शब्द है। इसी प्रकार से हाथों हाथ है, दिनों दिन है। चौथा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में जो हमारे 8 कारक है, उन 8 कारक में से कर्ता कारक और संबोधन कारक का तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं होता है, और जो बाकी 6 कारक बचे उन 6 कारक के चिन्हों का तत्पुरुष समास में प्रयोग होता है। और तत्पुरुष समास की यही पहचान है। अगर आपने तत्पुरुष समास को पहचानना है, आप तत्पुरुष समास का समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने के बाद उन 6 कारकों में से हर समास में कोई एक कारक का कारक चिन्ह अपने आप लग जाएगा। और यह कारक चिन्ह आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप तत्पुरुष समास का समास विग्रह करते हैं। जब तक आप तत्पुरुष समास का समास विग्रह नहीं करते हैं तब तक उसमें कारक चिन्ह लुप्त रहते हैं, अर्थात कारक चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं। पहले समझते हैं कि उत्तर पद प्रधान होने के माध्यम से इसका उत्तर पद प्रधान है। जैसे शब्द है चिड़ी मार। चिड़ी मार में पहला पद है चिड़ी, दूसरा पद है मार, और जो ये दूसरा पद है दूसरे पद को ही उत्तर पद कहते हैं। अब यहाँ पर जब हम पहले पद को पढ़ते हैं चिड़ी, चिड़ी पहला पद है, ये गौण होता है, तो इससे हमें कुछ समझ नहीं आता है। चिड़ी अर्थात चिड़िया। दूसरा पद है मार, जिसे कि हम उत्तर पद भी कहते हैं। जब हम चिड़ी शब्द को पढ़ते हैं यह गौण है, तो इससे हमें स्पष्ट नहीं होता है कि चिड़िया के बारे में क्या बात की जा रही है। लेकिन जब हम मार शब्द पढ़ेंगे तब ये मार शब्द पूरे चिड़ी मार का अर्थ ही बदल देता है। तो मार शब्द से स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर चिड़िया को मारने की बात की जा रही है। अगर आपको उत्तर पद और पूर्व पद से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो छोड़िए, कोई बात नहीं,
कारक चिन्ह के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। जब आप चिड़ी मार का समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह होगा चिड़ियों को मारने वाला, तो यहाँ पर जो यह को कारक चिन्ह लगा, ये कर्म का कारक चिन्ह है। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि चिड़ी मार में कर्म तत्पुरुष है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे मन चाहा। जब आप मन चाहा का समास विग्रह करेंगे तब इसका समास विग्रह होगा मन से चाहा, और इसमें से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला है रसोई घर। रसोई घर का जब आप समास विग्रह करेंगे तब होगा रसोई के लिए घर, और के लिए भी कारक चिन्ह है। अगला है आनंद मग्न। आनंद मग्न का जब आप समास विग्रह करेंगे तब होगा आनंद में मग्न, और में कारक चिन्ह है। पांचवा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि कर्मधारय समास का उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होगा, एक बात। दूसरी बात यह है, इसमें दोनों पदों में एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। एक पद उपमान होगा और एक पद उपमेय होगा। वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, पहला पद भी हो सकता है, दूसरा पद भी हो सकता है। कर्मधारय समास समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। जब आपको विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय ये समझ आ जाएगा तब आपको कर्मधारय समास भी समझ आ जाएगा। तो आइए समझते हैं पहले विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय को, तभी हम कर्मधारय समास को कर पाएंगे। पहले स्पष्ट करते हैं कि उपमान और उपमेय ये क्या होता है। नंबर 1 है उपमान, नंबर 2 है उपमेय। उपमान की परिभाषा है जिससे किसी की तुलना की जाए, और उपमेय की परिभाषा है जिसकी तुलना की जाए। उदाहरण देके स्पष्ट करते हैं, जैसे हमारे पास शब्द है चंद्रमुख, तो इसका समास विग्रह होगा चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमुख शब्द में मुख की तुलना चांद से की जा रही है। अब हमने इसमें यह देखना है कि चंद्र और मुख में उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। परिभाषा पे एक बार फिर जाओ, जिससे किसी की तुलना की जाए। यहाँ पे तुलना की जा रही है मुख की, और किससे की जा रही है, चंद्र से। तो यहाँ पर आपका मुख होगा उपमेय, चंद्र है उपमान। अगर इससे समझ ना आए तो समझो विशेषण और विशेष्य से। कर्मधारय समास में एक शब्द विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। अब विशेषण क्या है, विशेषण है जो किसी की विशेषता बताता है, और विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जाती है। उदाहरण के लिए शब्द है लाल मणि। लाल मणि में एक शब्द है विशेषण और दूसरा है विशेष्य। देखिए विशेषण है लाल और विशेष्य है मणि। लाल शब्द मणि की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि जो मणि है वो लाल है। कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला शब्द है मृग नयन। मृग नयन का समास विग्रह है मृग के समान नयन। यहाँ पर मृग शब्द है उपमान और नयन शब्द है उपमेय, क्योंकि नयन अर्थात आंखें, आंखों की तुलना मृग अर्थात हिरन की आंखों से की जा रही है। तो नयन यहाँ पे उपमेय होगा और मृग होगा उपमान। दूसरा है चंद्रमुख। चंद्रमुख का समास विग्रह है चंद्रमा के समान मुख। अगला है कमल नयन।
कमल नयन का समास विग्रह है कमल के समान नयन। यहाँ पर जो नयन है उपमेय और कमल है उपमान, क्योंकि नयन की तुलना कमल से की जा रही है। लाल मणि को भी हम पहले ही समझा चुके हैं। हमारा अगला है द्विगु समास। परिभाषा है, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में स्पष्ट किया गया है कि इसका पहला शब्द कैसा होगा, संख्यावाची होगा। अब संख्या तो आपको पता ही है कि संख्या क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 आदि करके ये सारी संख्या ही है। उदाहरण के लिए जैसे पहला शब्द है दोपहर। दोपहर का समास विग्रह होगा दो पहरों का समूह। देखो पहला शब्द क्या आया, पहला शब्द है दो है, तो द्विगु समास पहले ही स्पष्ट कर रहा है कि जिसका पहला शब्द संख्यावाची होगा उसमें द्विगु समास होगा। तो संख्यावाची है कि संख्या तो गिनती आ गई, दो आ गया तो द्विगु समास है। दूसरा है चौराहा। चौराहा का जब आप समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा चार राहों का समूह। इसमें भी पहला पद संख्यावाची है, पहला पद चार है। अगला है त्रिभुवन। त्रिभुवन का जब आप समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा तीन भुवनों का समूह। तो इसका भी पहला पद संख्यावाची है, पहला पद तीन है। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास को लेकर परेशान मत होना। दोनों को एक बार फिर स्पष्ट करते हैं, कृपया बड़े ध्यान से सुनिए। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होगा और जो द्विगु समास का जो समस्त पद होगा यह किसी तीसरे पद का निर्माण नहीं करेगा। लेकिन जो बहुव्रीहि समास होगा उसका पहला पद संख्यावाची हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे त्रिनेत्र ले लो, दशानन ले लो, इनके पहले पद संख्यावाची, लेकिन जो बहुव्रीहि समास है वो किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। जैसे त्रिनेत्र है, तीन है नेत्र जिसके, पहला पद संख्यावाची हो गया क्योंकि इसमें तीन आया। तीन है नेत्र जिसके, लेकिन तीन नेत्र किसके हैं, तीन नेत्र होते हैं शिव के, जो कि एक तीसरे पद का निर्माण कर रहा है। तीसरा पद क्या बन रहा है, तीसरा पद शिव बन रहा है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। बात करते हैं दशानन की। दशानन में भी पहला पद संख्यावाची है। पहला पद क्या है दशानन में, पहला पद है 10। लेकिन जब हम समास विग्रह करेंगे 10 है आनन जिसके, तो यह भी तीसरे पद का निर्माण करता है और तीसरा पद बनता है रावण। तो यहाँ पर भी द्विगु समास नहीं होगा, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।